सभी सुनने वालों का आज की इस बेहद विशेष और बहुत ही ऊर्जा से भरी गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई भी ऐसा है जो यूपीटीईटी, सुपर टीईटी, सीटीईटी या रीट जैसी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है ना, उनकी तैयारी कर रहा है, तो आज का ये डीप डाइव सच में एक तारणहार की तरह साबित होने वाला है। बिल्कुल। और मुझे लगता है परीक्षा की तैयारी करने वालों की एक बहुत ही आम परेशानी होती है, इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का आपस में पूरी तरह उलझ जाना। हाँ, एकदम सही कहा आपने। कभी लगता है कि घंटी स्किनर ने बजाई थी, कभी लगता है कि बिल्ली पावलोव के बक्से में थी या चूहा थॉर्नडाइक का था। और ये सारा कंफ्यूजन परीक्षा के उस भारी दबाव में और भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल बड़ा हो जाता है। तो आज का हमारा एक ही स्पष्ट लक्ष्य है, और वो है इस सारे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करना। आज की इस चर्चा का विषय है मनोविज्ञान का एक बहुत ही आधारभूत और प्रसिद्ध टॉपिक, इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। जी, और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें बहुत ही बेहतरीन परीक्षा केंद्रित नोट्स और कुछ स्लाइड्स शामिल हैं। हाँ, जिनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस एक ही चर्चा में पूरा का पूरा सिद्धांत हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। तो चर्चा की गहराई में उतरने से पहले सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि इस तरह के और भी शानदार डीप डाइव्स के लिए हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस रोमांचक विषय की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है पावलोव का ये जो सिद्धांत है, ये सच में एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षा के प्रश्न पत्र में अपनी जगह बना ही लेता है। हाँ, ये तो है। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम इसे सिर्फ रटने वाली सामग्री न रहने दें। जब कोई भी इस सिद्धांत के पीछे की कहानी, इसके होने के कारणों और इसके असली मतलब को समझ लेता है ना, तो फिर परीक्षा में सवाल चाहे कितना भी घुमा फिरा कर क्यों ना पूछा जाए, उसका सही जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। सही बात। पावलोव का ये सिद्धांत केवल मनोविज्ञान की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी आदतों और हमारे व्यवहार से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए इसी बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं और शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो स्रोत सामग्री पढ़ते समय मुझे बहुत ही चौंकाने वाला लगा था। अच्छा, कौन सा तथ्य? देखिए, मनोविज्ञान की हर किताब में पावलोव का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि इवान पावलोव असल में एक मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं। ये जानकारी तो मनोविज्ञान पढ़ने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हाँ, ये सच में हैरान करने वाली बात है। अगर वो मनोवैज्ञानिक नहीं थे तो फिर उन्होंने सीखने के इतने बड़े सिद्धांत की खोज कैसे कर दी? मैं तो यही सोच रहा था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो यही है कि पावलोव का मनोविज्ञान से शुरुआत में कोई सीधा वास्ता नहीं था। इवान पावलोव मूल रूप से एक रूसी वैज्ञानिक और एक शरीर विज्ञानी थे। शरीर विज्ञानी यानी फिजियोलॉजिस्ट? जी हाँ, उनका मुख्य काम जानवरों के शरीर की कार्यप्रणाली और विशेष रूप से उनकी पाचन क्रिया को समझना था। वो अपनी प्रयोगशाला में यह अध्ययन कर रहे थे कि जब एक कुत्ता खाना खाता है तो उसके पेट में पाचन रस कैसे बनते हैं और उसके मुंह में लार कैसे और कितनी आती है। उन्होंने लार को मापने के लिए कुत्तों के मुंह में छोटी छोटी नलियां भी लगाई हुई थीं। ओहो, वो पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी पाचन क्रिया पर उनके बेहतरीन शोध के लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि ये नोबेल पुरस्कार उन्हें मनोविज्ञान के लिए नहीं, बल्कि चिकित्सा और शरीर विज्ञान के लिए मिला था। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ध्यान केवल शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं पर था। जी हाँ। लेकिन फिर ये घंटी और सीखने वाला हिस्सा कहाँ से आ गया? क्या ये कोई अचानक से हुई खोज थी? बिल्कुल, इसे विज्ञान की दुनिया की बहुत ही शानदार दुर्घटना कहा जा सकता है। पावलोव अपनी प्रयोगशाला में पाचन तंत्र पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। क्या बात थी वो? देखिए, प्राकृतिक रूप से जब कुत्ते के सामने मांस का पाउडर या खाना आता है तब उसके मुंह में लार आनी चाहिए, है ना? हाँ, वो तो एकदम स्वाभाविक है। लेकिन पावलोव ने देखा कि उनके प्रयोग में शामिल कुत्ते खाना सामने आने से पहले ही लार टपकाने लगे थे। यहाँ तक कि जब कुत्ता प्रयोगशाला के सहायक के कदमों की आहट सुनता था जो उसे खाना देने आ रहा होता था। अच्छा, सिर्फ कदमों की आहट पे? हाँ, तभी कुत्ते की लार टपकनी शुरू हो जाती थी। पावलोव के वैज्ञानिक दिमाग ने तुरंत इस बात को पकड़ा कि कुत्ते का शरीर किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा है जो खाना है ही नहीं। कदमों की आहट और भोजन के बीच कुत्ते के दिमाग ने एक संबंध बना लिया था। बिल्कुल।
और यहीं से शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत की नींव पड़ी। ये तो वाकई विज्ञान के इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। एक शोधकर्ता पाचन तंत्र नाप रहा है और अनजाने में वो ये खोज लेता है कि दिमाग नई चीजें कैसे सीखता है। सच में ये बहुत अद्भुत है। तो अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये खोज कहाँ से आई, तो चलिए सिद्धांत के मूल मंत्र को समझते हैं। आखिर ये शास्त्रीय अनुबंधन तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? अगर हम इसे बहुत ही बुनियादी और सरल स्तर पर समझें तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत एक ही शब्द पर टिका है, और वो है साहचर्य। साहचर्य यानी एसोसिएशन। जी हाँ, एसोसिएशन। साहचर्य का मतलब है दो अलग अलग चीजों का आपस में जुड़ जाना। पावलाव ने ये निष्कर्ष निकाला कि सीखना असल में हमारे दिमाग में इसी जुड़ाव का परिणाम है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं तो? देखिए, जब एक अस्वाभाविक चीज जिसका प्राकृतिक रूप से हमारी किसी प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, उसे बार बार किसी ऐसी स्वाभाविक चीज के साथ प्रस्तुत किया जाए जो हमारे अंदर एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया पैदा करती है। तो क्या होता है? इसे अपनी सबसे आसान भाषा में कहूं तो ये पूरा सिद्धांत एक छोटे से कैच फ्रेज या सूत्र में सिमट जाता है। घंटी बजी और लार आई। बिल्कुल सटीक। इसे अक्सर सिग्नल लर्निंग भी कहा जाता है, जहां कुत्ता ये सीख जाता है कि एक खास सिग्नल के आने का असली मतलब क्या है। लेकिन जो लोग पहली बार इसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। हाँ, प्रयोगशाला में ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। चलिए इस पूरे प्रयोग को एक कहानी की तरह 3 अलग-अलग चरणों में बांटकर समझते हैं, ताकि श्रोताओं के दिमाग में एक मानसिक चित्र बन सके। पहले चरण में यानी अनुबंधन से पहले की स्थिति क्या होती है? अनुबंधन से पहले का जो चरण होता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। प्रकृति ने हर जीव को कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं जिन्हें सीखने की जरूरत नहीं होती। जैसे पल के झपकना या खांसना। बिल्कुल। जैसे जब एक भूखे कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है तो उसे देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है। भोजन यहाँ एक प्राकृतिक उद्दीपक है और लार आना एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मान लीजिए कि हम उसी कुत्ते के सामने सिर्फ एक घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज सुनकर कुत्ता क्या करेगा? वो शायद अपने कान खड़े करेगा, आवाज की दिशा में देखेगा, लेकिन क्या उसके मुंह से लार टपकेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घंटी की आवाज का पेट की भूख से कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। ये अनुबंधन से पहले की अवस्था है। तो यहां तक कुत्ता बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा है। खाने को देखकर लार आ रही है और घंटी को देखकर वो सिर्फ सतर्क हो रहा है। इसके बाद आता है प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, दूसरा चरण, जिसे हम अनुबंधन के दौरान या ट्रेनिंग का चरण कहते हैं। यही वो चरण है जहां असली जादू होता है। इस चरण में पावलाव ने क्या खास किया? इसी चरण में पावलाव ने एक बहुत ही सटीक व्यवस्था बनाई। उन्होंने घंटी और भोजन को एक साथ जोड़ना शुरू किया। उन्होंने पहले घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद कुत्ते के सामने मांस का पाउडर प्रस्तुत किया। यानी घंटी की आवाज और फिर खाना। हाँ, खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई। यह प्रक्रिया उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई दिनों तक बार बार दोहराई। लेकिन यहाँ सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी शर्त है, समय का महत्व। समय का महत्व हुआ। पावलाव ने देखा कि अगर घंटी और भोजन के बीच का समय अंतराल बहुत ज्यादा हो तो कुत्ता उन दोनों के बीच कोई साहचर्य नहीं बना पाएगा। आदर्श रूप से घंटी बजने और खाना मिलने के बीच का समय केवल कुछ सेकंड या उससे भी कम होना चाहिए। अच्छा, तो ये समय वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर घंटी बजाकर कोई आधे घंटे बाद खाना दे तो दिमाग को कैसे पता चलेगा कि ये खाना उसी घंटी की वजह से आया है? एकदम सही बात है। जब ये घंटी और खाने की प्रक्रिया बहुत कम समय अंतराल पर बार बार दोहराई गई तो कुत्ते के मस्तिष्क में तारों का एक नया जुड़ाव होने लगा। अब जब ये ट्रेनिंग पूरी हो गई तो हम तीसरे चरण में पहुंचते हैं, अनुबंधन के बाद की स्थिति। इस चरण का परिणाम क्या निकला? ट्रेनिंग के बाद जब पावलाव ने कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई बिना कोई भोजन दिए तो एक चमत्कारिक बदलाव दिखा। कुत्ते के मुंह से उसी तरह लार टपकने लगी जैसे खाना देखकर टपकती थी। वाह! जो घंटी पहले केवल एक धातु की आवाज थी, अब वो एक अस्वाभाविक उद्दीपक बन चुकी थी और केवल घंटी बजने पर लार का आना एक अनुकूलित अनुक्रिया बन गई थी। आसान भाषा में कहें तो कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को भोजन के साथ बदल दिया था। उसने ये सीख लिया था कि घंटी बजने का मतलब ही खाना है। ये सुनने में एक जादू जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। जो भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे
कि जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो वहाँ कुत्ता, घंटी और लार जैसे आसान शब्द नहीं होते। हाँ, वहाँ तो वो तकनीकी शब्दावली होती है जो बहुत डराती है। बिल्कुल, वहाँ लिखे होते हैं भारी भरकम शब्द जैसे UCS, UCR, CS और CR। जब ये शब्द एक साथ प्रश्न पत्र में दिखते हैं तो बहुत घबराहट होती है। मैं समझ सकती हूँ। स्रोत सामग्री में इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो चलिए इन चारों शब्दों को कुत्ते और घंटी वाली कहानी के साथ जोड़कर पूरी तरह से डिकोड करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये परीक्षा के नजरिए से सबसे जरूरी हिस्सा है। इन शब्दों को रटने के बजाय हमें इनका असली मतलब समझना चाहिए। सबसे पहले आता है UCS, जिसका पूरा नाम है अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशन्ड मतलब? अनकंडीशन्ड का मतलब है जिसमें कोई कंडीशन या शर्त ना लगी हो, जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो। हमारे प्रयोग में यह भोजन है। भोजन को प्राकृतिक रूप से देखकर लार आती है। इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, UCS हो गया भोजन। इसके बाद है UCR, यानी अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया। ये वह प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर होती है। प्रयोग में ये भोजन को देखकर लार का आना है। समझ गया, UCS भोजन है और UCR उसे देखकर लार आना है। दोनों प्राकृतिक हैं। बिल्कुल। अब आता है CS, यानी कंडीशन्ड स्टिम्युलस, अस्वाभाविक उद्दीपक। कंडीशन्ड का मतलब है जो शर्त के साथ सिखाया गया है, जो प्राकृतिक नहीं है। प्रयोग में यह घंटी है। घंटी को भोजन का प्रतीक बनाया गया है। तो घंटी हो गई CS। और अंत में है CR, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स, अनुकूलित अनुक्रिया। ये वह सीखी हुई प्रतिक्रिया है जो केवल घंटे सुनकर आती है। प्रयोग में ये केवल घंटे सुनकर लार का आना है। तो अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूं तो भोजन और भोजन को देखकर आने वाली लार दोनों ही प्राकृतिक हैं, इसलिए दोनों के आगे U यानी अनकंडीशन्ड लगा है। एकदम सही। और घंटी को सुनकर आने वाली लार दोनों ही सिखाई गई हैं, इसलिए दोनों के आगे C यानी कंडीशन्ड लगा है। ये तो सच में बहुत आसान हो गया। और नोट्स में परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोटिप भी दी गई है कि इनका क्रम क्या होना चाहिए। जी हाँ, वो प्रोटिप ये है कि अनुबंधन को सफल बनाने के लिए CS यानी घंटी हमेशा UCS यानी भोजन से पहले आना चाहिए। ये बहुत अहम है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल घुमाकर पूछा जाता है कि पहले स्वाभाविक उद्दीपक आएगा या अस्वाभाविक। हमेशा याद रखें कि पहले संकेत दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद लक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। अगर खाना पहले दे दिया जाए और बाद में घंटी बजाई जाए तो कुत्ता कभी नहीं सीखेगा। बिल्कुल नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका पेट तो पहले ही भर चुका है। संकेत का हमेशा घटना से पहले आना जरूरी है। ये तर्क बहुत ही स्पष्ट है। अब जब मूल बातें समझ में आ गई हैं तो प्रयोग से जुड़े कुछ और गहरे पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स में उद्दीपक सामान्यीकरण नाम की एक अवधारणा का जिक्र है जिसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। जी। अगर एक कुत्ता एक खास घंटी पर लार टपकाना सीख गया है तो क्या होगा अगर हम उस घंटी की आवाज थोड़ी बदल दें? क्या वो तब भी लार टपकाएगा? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यही उद्दीपक सामान्यीकरण है। जब कोई प्राणी किसी एक विशिष्ट उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करना सीख लेता है तो वो उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने लगता है। अच्छा, मिलते जुलते उद्दीपकों पर भी? हाँ, पावलाव के प्रयोग में जब कुत्ते ने एक खास घंटी की आवाज पर लार टपकाना सीख लिया तो पावलाव ने एक अलग टोन वाली घंटी बजाई और फिर एक बजर बजाया। कुत्ते ने उन आवाजों पर भी लार टपकाई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुत्ता हर उस आवाज को जो घंटी जैसी लगती थी भोजन के साथ जोड़ रहा था। उसने आवाजों के बीच का अंतर मिटाकर उनका सामान्यीकरण कर दिया था। अगर इसे वास्तविक जीवन से जोड़कर देखा जाए तो शायद ये बच्चों के व्यवहार में बहुत साफ दिखता है। हाँ, बिल्कुल दिखता है। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को एक सफेद रंग के कुत्ते ने डरा दिया या उस पर भौंक दिया। अब सामान्यीकरण के कारण वो बच्चा सिर्फ उस कुत्ते से नहीं डरेगा बल्कि उसे हर सफेद और रोईंदार चीज से डर लगने लगेगा। वो सफेद खरगोश को देखकर रोने लगेगा, सफेद रुई के खिलौने से डरेगा या शायद सफेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉज को देखकर भी घबरा जाएगा। क्या ये उसी का उदाहरण है? ये 100% सटीक उदाहरण है। बच्चे के दिमाग ने डर को सिर्फ एक जानवर से नहीं बल्कि सफेद रंग और रोईंदार बनावट से जोड़ लिया है।
ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसके विपरीत मनोविज्ञान में दो और महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, विलोपन और विभेद, जिन्हें हम एक्सटिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये कैसे काम करते हैं? विलोपन का मतलब है सीखी हुई आदत का धीरे धीरे खत्म हो जाना। जरा सोचिए, पावलाव ने कुत्ते को घंटी पर लार टपकाना सिखा दिया, लेकिन अब अगर वह रोज सिर्फ घंटी बजाएं और कुत्ते को खाना देना बिल्कुल बंद कर दें, तो क्या होगा? कुत्ता बेवकूफ तो है नहीं, वो समझ जाएगा। बिल्कुल। कुछ दिनों तक तो कुत्ता लार टपकाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग समझ जाएगा कि अब घंटी बजने का मतलब खाना मिलना नहीं है, और अंततः घंटी बजने पर लार आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसे ही विलोपन या एक्सटिंक्शन कहते हैं। और विभेद क्या है? विभेद सामान्यीकरण का बिल्कुल उल्टा है। जब कुत्ता ये पहचानना सीख जाता है कि किस विशेष घंटी पर खाना मिलता है और किस आवाज पर नहीं, तो वो बाकी आवाजों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। मतलब वो फर्क करना सीख जाता है। हाँ, वो सिर्फ असली घंटी पर ही प्रतिक्रिया देता है। इस अंतर को पहचानना ही विभेद कहलाता है। ये तो सच में दिमाग की कार्यप्रणाली का एक अद्भुत विश्लेषण है। अब एक ऐसे हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, सिद्धांतों का मुकाबला। बिल्कुल। परीक्षा के दबाव में अक्सर पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर आपस में इस तरह मिल जाते हैं कि ये याद ही नहीं रहता कि कौन सा सिद्धांत किसका है। ये परेशानी बहुत आम है। तो क्या हम इन तीनों महान मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींच सकते हैं ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए? यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। इन तीनों में बहुत ही बुनियादी अंतर है। चलिए इसे एक एक करके स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आज के विषय पावलाव की बात करते हैं। ठीक है। उनका प्रयोग कुत्ते पर था। उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका सिद्धांत उद्दीपक प्रधान है, यानी स्टिमुलस प्रधान। हाँ, यानी यहाँ बाहरी चीज जो घंटी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कुत्ते का जो व्यवहार है, लार टपकाना, वह पूरी तरह से अनैच्छिक है। लार टपकाना कुत्ते के नियंत्रण में नहीं है, वह एक स्वचालित शारीरिक प्रक्रिया है, एक रिफ्लेक्स है। समझ गया। और थॉर्नडाइक? अब बात करते हैं थॉर्नडाइक की। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर था, जिसे एक पजल बॉक्स में रखा गया था। बिल्ली को बाहर निकलने के लिए एक लीवर दबाना था। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं। करती है और अंत में सही लीवर दबाना सीख जाती है। ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। और तीसरे हैं स्किनर। उनके बारे में क्या कहेंगे? स्किनर का प्रयोग मुख्य रूप से चूहों और कबूतरों पर था। उन्होंने स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल किया और उनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इसमें क्या अलग था? स्किनर का पूरा जोर पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट या परिणाम पर था। अगर चूहे को लिवर दबाने पर खाना, जो कि उसका इनाम है, मिलता है, तो वो लिवर फिर से दबाएगा। स्किनर के सिद्धांत में व्यवहार पूरी तरह से ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक यानी अपनी मर्जी से? हाँ, चूहा अपनी मर्जी से लिवर दबाता है। ये कोई अनऐच्छिक रिफ्लेक्स नहीं है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो पावलोव का कुत्ता निष्क्रिय है, वो बस खड़ा है और बाहरी वातावरण उस पर प्रभाव डाल रहा है। जबकि थॉर्नडाइक की बिल्ली और स्किनर का चूहा सक्रिय हैं, वे खुद अपने वातावरण में कुछ काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे समराइज किया। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक भी दी गई है। कौन सी ट्रिक? ट्रिक ये है कि पावलोव के सिद्धांत को एस टाइप सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सारा खेल स्टिमुलस यानी उद्दीपक का है। और स्किनर के सिद्धांत को आर टाइप सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सारा खेल रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया या परिणाम का है। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। ये ट्रिक सच में परीक्षा में एक एक नंबर बचाने में बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एस टाइप और आर टाइप का अंतर बहुत ही स्पष्ट तरीके से दोनों सिद्धांतों को अलग कर देता है। तो अब जब हमने इन सारे भारी भरकम शब्दों और सिद्धांतों को इतनी अच्छी तरह से डिकोड कर लिया है, तो क्यों ना ये देखा जाए कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, PYQs यानी पिछले वर्षों के प्रश्न बहुत जरूरी हैं। मैं यहाँ कुछ परीक्षा परिदृश्य रखूंगा और देखते हैं कि आज की चर्चा से हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। पहला सवाल अक्सर ही आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया और इसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? इसका जवाब अब बहुत आसान हो गया है। ये सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया था
और ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि वो मूल रूप से पाचन क्रिया पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बहुत बढ़िया। मनोविज्ञान में ये सिद्धांत पाचन पर किए गए उसी शोध का एक उप उत्पाद था। एक और सवाल जो बहुत बार घुमाकर पूछा जाता है वो ये है कि प्रयोग में घंटी बजने पर लार का आना क्या है। यहाँ बहुत से लोग स्वाभाविक अनुक्रिया पर टिक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लार आना तो स्वाभाविक है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। हमें सिर्फ लार को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वो लार किस चीज की वजह से आ रही है। सही बात है। क्योंकि यहाँ लार घंटी की वजह से आ रही है और घंटी एक सिखाया गया या अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसे CU कहते हैं, इसलिए इसके प्रति होने वाली लार की प्रतिक्रिया भी सीखी हुई होगी। तो इसका सही उत्तर अनुकूलित अनुक्रिया या CR होगा। एकदम सही। अगर सवाल में लिखा होता भोजन देखकर लार आना, तब जाकर वो स्वाभाविक अनुक्रिया यानी UCR होता। ये बारीकी समझना ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। और एक आखिरी सवाल समय अंतराल से जुड़ा होता है कि घंटी और भोजन के बीच का सही समय क्या होना चाहिए। जैसा कि हमने चर्चा की, अनुबंधन के लिए संकेत का घटना से तुरंत पहले आना जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घंटी और भोजन के बीच का आदर्श समय अंतराल 0.5 सेकंड का माना जाता है। 0.5 सेकंड मतलब आधा सेकंड। जी, आधा सेकंड, यानी घंटी बजने के आधे सेकंड के अंदर भोजन सामने आ जाना चाहिए ताकि दिमाग उन दोनों के बीच एक मजबूत तार जोड़ सके। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक छोटी सी चीट शीट समरी में बांधना हो तो वो कुछ इस तरह होगी। जनक है पावलाव, उनका मुख्य प्रयोग था कुत्ते पर, सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन और इसे याद रखने का सबसे आसान फॉर्मूला है घंटी बजी और लार आई। बिल्कुल परफेक्ट चीट शीट है ये। इस तरह के गहन विश्लेषण से अब परीक्षा का कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रहेगा। मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार साझा करना चाहूंगी जो परीक्षा के नोट्स में तो नहीं है, लेकिन हमारे आज के आधुनिक जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। वो क्या है? देखिए, पावलाव के कुत्ते ने एक घंटी की आवाज पर लार टपकाना सीख लिया था। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमारे स्मार्टफोन पर जब नोटिफिकेशन की एक छोटी सी पिंग बजती है, हाँ, वो पिंग की आवाज, तो हम चाहे कितने भी जरूरी काम में क्यों न व्यस्त हों, हम अपना काम छोड़कर तुरंत उस फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं। क्या ये संभव है कि हम इंसान भी अनजाने में ही सही इस आधुनिक दुनिया के शास्त्रीय अनुबंधन का शिकार हो गए? अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमारी घंटी अब वो नोटिफिकेशन की आवाज है और हमारी प्रक्रिया उस फोन को अनलॉक करना है। ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या हमारी आदतें पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हैं या तकनीक ने हमें पावलोव के कुत्ते की तरह कंडीशन कर दिया है। ये विचार सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। हम सब कहीं ना कहीं उस अनजाने अनुबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं, इस विचार पर गहराई से मनन जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में बस इतना ही। पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार हुआ होगा। अपनी ऊर्जा को इसी तरह बनाए रखें, अपनी तैयारी करते रहें और अगली बार फिर एक नए विषय की गहराई को नापने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।